सिंपली एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे और फॉर्मूला अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो छोटे छोटे एक्स के डिफरेंसेस को हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको आप ऐड करते जाएंगे और एक बार फिर से ये जो पॉलीनोमियल गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन को समझ लिया था कि एग्जैक्टली वो काम कैसे करता है। आज हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्वेश्चंस उसके सॉल्व करना सीख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंटीग्रेशन के मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दूंगा। ऑलराइट, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसका मतलब है कि जिस तरीके से हम वेलोसिटी के साथ खेल रहे थे कि अगर आपको वेलोसिटी का फंक्शन पता है तो यू कैन डू टू थिंग्स। या तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा एक्सेलरेशन का, और अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब ये जो फंक्शन आपके डिस्प्लेसमेंट के आए हैं इस पर्टिकुलर केस में, ये इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे वापस वेलोसिटी पर भी पहुंचा जा सकता है ना। यहाँ पे एक प्लस सी लिखना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है, तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या कांस्टेंट पड़ा हुआ था सिर्फ इस फंक्शन को देखकर। तो एक बार इक्वेशंस को समझ लो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशंस कैसे आती हैं इंटीग्रेशन से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि इक्वेशन में ए तो कांस्टेंट रहना ही है। अब ए कांस्टेंट है अगर, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी फंक्शन, जिसका मतलब है ए डी टी विल बी ए टी प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्या होगा, अगर टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो वी की वैल्यू सी हो जाएगी। बेसिकली ये कांस्टेंट हो जाता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी जब आप टी की वैल्यू को जीरो रखते हो, तो इसलिए हम इस कांस्टेंट को लिख देते हैं यू, कि वी जीरो की वैल्यू यू है, तो ये फंक्शन हमारा बन जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, है ना भाई। ऐसे ही अगर आप इसको फिर इंटीग्रेट कर देते हो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा आएगा कि v की जगह आप लिखोगे u प्लस ए टी और इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दोगे। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको ये अलाउड होता है कि आप सम एंड सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कर दो। तो आप इसको इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी कर सकते हो, जिसका मतलब है कि अब u का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू टी, खाली डी टी बचाना है, यहाँ पे u तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो u बाहर आ गया और dt का इंटीग्रेशन t हो गया, प्लस a बाहर आ जाएगा पर t का इंटीग्रेशन, तो किस चीज़ को डिवाइड करने पे खाली t आता है, तो कल भी हमने ये बात करी थी, टी स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा यहाँ पर, एंड फिर एक कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट बेसिकली इस बार डिनोट करता है इनिशियल लोकेशन को। तो आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यहीं से आ जाता है। ठीक है, बेसिकली इंटीग्रेशन से इन इक्वेशंस को निकालना थोड़ा सा ईजी लगता है, आपके काम नहीं आएगा ये डेरिवेशन, क्योंकि इसका कोई आपका यूज़ नहीं होने वाला है ना। हम तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं इसके बाद, तो हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की लाइन पे। अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, है ना, मैं यहाँ पे आपसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ दीज थिंग्स, कि टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे अगर टू टी आता है तो सीधी सी बात है कि टू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर ही बनना चाहिए, है ना, प्लस एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस कुछ भी लिखा होता, साइन थीटा भी लिखा होता, तो भी आपका डिफरेंशिएशन टू टी आता, क्योंकि ये साइन थीटा में टी नहीं है तो ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे जाके आपको एक बार डिनोट ज़रूर करना पड़ता है। ओके, इसी तरीके से आपको और भी बेसिक डिफरेंशिएशन पता है कि अगर आपको यहाँ पे साइन टी का डिफरेंशिएशन पूछा जाता तो कॉस टी आ जाता, जिसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी शुड बी इक्वल टू साइन टी प्लस एनी कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। ठीक है, कॉस टी को डिफरेंशिएट करने पे अगर माइनस साइन टी आता था तो माइनस साइन टी डी टी के इंटीग्रेशन से कॉस टी भी आ जाना चाहिए, और अगर आपको सिर्फ साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन पूछा जाता तो आप क्या करते, तो आप बेसिकली एक माइनस साइन यहाँ बाहर लगा के और दूसरी तरफ भी बाहर लगा देते, तो यहाँ पे माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट हो जाता। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस इसको प्लस कर देता है और इसको माइनस कर देता है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें अब याद रखनी पड़ सकती हैं कि कॉस टी का इंटीग्रेशन जब पूछा जाए तो साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट लिख दो, और साइन टी का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट आना चाहिए। इनफैक्ट ये हमने कल भी करके देखा था और इसको मैं आज भी ग्राफिकली समझाऊंगा। ठीक है, टेक्निकली देर आर हायर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो अभी आपको सिखाए नहीं जाएंगे। इनफैक्ट ये मेथड्स या ये तरीके उन बच्चों के लिए लिमिटेड हैं जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं और जिनको मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ना ही है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ हम लिखना चाहते हैं उस फंक्शन का इंटीग्रेशन
जो भी आ रहा है, और ये जो है इसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं है जहाँ पे एरिया निकालना है या कुछ। तो अभी हम सिर्फ एक फंक्शन निकालना चाहते हैं, और जैसा आपको सबको याद है कि इस फंक्शन में एक कांस्टेंट हमेशा साइड में आता ही है, जो कांस्टेंट आपको डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है ना। तो अब आपके सिंपल सिंपल फंक्शंस आप देख लो। सबसे पहले आप जानते हो पॉलिनॉमियल में x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो कोई भी x की पावर हो, x की पावर 10 हो तो यहाँ पे x की पावर 11 अपॉन 11 आ जाएगा, x की पावर -10 हो तो यहाँ पे x की पावर -9 अपॉन -9 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ x की सारी पावर्स पे काम करता है। x की पावर 1/2 हो तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, पर ये एक पर्टिकुलर केस में काम नहीं करता, जो कि होता है, अच्छा इसको मैं पहले √x लिख दूँ, एक पर्टिकुलर केस जो कि होता है 1/x या फिर x की पावर -1। अगर आप देखते हो तो ये फॉर्मूले के हिसाब से x की पावर -1 +1 अपॉन -1 +1, ये तो जीरो हो गई टर्म, ये पूरा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये वाली जो टर्म है ये बेकार है। यहाँ पे आप याद करो कि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x बनता है, तो इसलिए हमेशा इस वाली टर्म का ध्यान रखें। 1/x वाली टर्म में यहाँ पे हमेशा आपका ln x आ जाएगा +c। ठीक है जी, चलो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। अब इन्हीं सब के ज़रा सा मैं पॉलिनॉमियल साइड को थोड़ा सा एनहांस कर दूं, या थोड़ा सा एक तरीके से एक्स्ट्रा बता दूं इसका। तो ऐसा याद रख सकते हो कि जब भी आपको ax + b मिल जाए और उसकी कोई पावर n मिल जाए, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है ax + b की पावर n+1 अपॉन n+1। तो आप कहोगे कि इसमें फिर नया क्या था बताने का? नया ये था कि यहाँ पे आपको एक अपॉन 1/a करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। सिमिलरली अगर आपके पास ये ax + b डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ln ऑफ ax + b तो करना ही है, डिवाइडेड बाय a करना ज़रूरी है। आप इसको एक्चुअली डिफरेंशिएट करके देखो, आप यहाँ पे इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करके देखो तो आपको आएगा 1/ax + b डॉट, क्योंकि अब इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे जब तो एक a और आता है, तो इस a को रिमूव करने के लिए हम 1/a लिखते हैं। ठीक है, याद रख सकते हो अगर आप याद रखना चाहो तो। ठीक, तो ऐसे ही आपको ax + b अगर रूट में मिल जाएगा तो रूट वाले के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली ax + b की पावर 3/2 अपॉन 3/2 डिवाइडेड बाय एन ए, कुछ इस तरीके से इसको साइड में और रख देना है। ठीक है, याद रहेगा तो फिर आपका बाकी सारा काम हो जाएगा। ये x की किसी भी पावर के लिए काम करता है। ax + b की पावर -10 होती तो यहाँ पे ax + b की पावर -9 अपॉन -9 और नीचे एक 1/a और आ जाता। ठीक है, a की जगह कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ये अगर तुम इसको ax + b की तरह से ना देख के फंक्शन की तरह देखो कि 3x + 5 लिखा है, तो आपका यहाँ पे 3x + 5 वैसे का वैसे बचेगा और यहाँ एक 1/3 और आ जाएगा, जो कि इवेंचुअली इसको -1/27 इंटू 3x + 5 की पावर -9 बना देता है। ऑलराइट, चलो इस तरीके से ये आपको पॉलिनॉमियल्स मिल जाएंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। लॉग हमने देख ही लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको याद होना चाहिए कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आ जाएगा। एक +c हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ राइट हैंड साइड कहीं नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे सबके आगे एक +c अलग से लिख देता हूँ। ठीक है बहुत ज़रूरी है, इसे भूलना मत। सिमिलरली अगर यहाँ पे sin x लिखा होता तो आपको पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन -sin x है, तो -cos x का डिफरेंशिएशन sin x बनेगा, तो यहाँ पे आपको -cos x + c लिखना है ना। ऊपर भी बता चुका हूँ मैं ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से आपको अगर secant स्क्वायर x मिलता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि tan x का डिफरेंशिएशन था। आपको खाली secant x नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है इसका डिफरेंशिएशन, ये किसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो जो भी थोड़ा सा हायर लेवल पे चले जाता है वो आपको नहीं मिलता है। पर आपको मैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर दे सकता हूँ। लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि sin x अपॉन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेंट क्या होगा, तो यहाँ पे नॉर्मली कोई बच्चा बोल देगा कि ये मुझे नहीं आता और ये मेरे कोर्स के बाहर है, या ये हमको पढ़ाया नहीं गया। बट इवेंचुअली अगर आप इसको सॉल्व करो तो आप देखोगे कि दिस इज़ नथिंग बट कैसे लिख सकते हैं इसको, tan x secant x। और tan x secant x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि secant x का डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको ये कुछ वेरिएशंस करके देखने पड़ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी ये ऐसे का ऐसे इधर आता है, तो e की पावर x में कोई चेंज नहीं है। पर अगर आपके पास e की पावर ax + b होता तो आप यहाँ पे भी e की पावर ax + b लिखते, डिवाइडेड बाय a करते, फिर एक कांस्टेंट ऐड कर देते। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको साइन फंक्शन के अंदर मिल जाता है sin ऑफ ax + b, तो आप सबसे पहले ये देखो कि इधर +cos नहीं आएगा, -cos आएगा। क्यों? क्योंकि अब हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, इंटीग्रेट कर रहे हैं।
तो माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख दो, डिवाइडेड बाय एक ए आ जाएगा और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेम थिंग विद ऑल अदर टाइप्स। तो आई थिंक ये आपका अंडरस्टूड है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूलाज बना के या एक तरीके से एक रूल बुक हमने बना दी, जिसको आप सॉरी एफ एक्स डी एक्स कर दूँ पहले यहाँ पर मैं, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो कभी भी अपना इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल्स और हो जाते हैं। एक सिंपल सा रूल ये हो जाता है कि आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप सेपरेट कर सकते हो। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आपको मल्टीपल फंक्शंस दिए हैं, जैसे x की पावर 3 प्लस साइन ऑफ 2x प्लस 4 प्लस e की पावर 3t या 3x ही करना पड़े, और काफ़ी, और इन सबको आपको एक बार में इंटीग्रेट करने को बोला जाए तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। प्लस की जगह एक जगह माइनस साइन भी होगा तो भी आप इसको सेपरेट कर सकते हो, और सेपरेट करने का मतलब है कि आप इनको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। तो ये इंडिविजुअली कुछ इस तरीके से लिखे जा सकते हैं dx के साथ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx, ठीक है। और फिर इनका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी पावर 4/4, यहाँ पे आ जाएगा साइन का माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, और फिर एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका ये सेपरेशन का काम हो जाता है। बट देयर इज़ नो रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन में रूल्स थे, यू वी को हमने यूज़ करके यू डॉट वी और यू अपॉन वी के फॉर्मूलाज बनाए थे, वो इस बार कोई नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको कहीं पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का केस मिल जाता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, एक और मैं दिखा देता हूँ। मान लो सिर्फ आपको लिखा हो 1/sin²x, ठीक है। अब ये टर्म को देख के आप ये अगर सोचते हो कि यहाँ पे पावर उल्टी है, यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन को मैं u मान लूँ, नीचे वाले फंक्शन को मैं v मान लूँ और फिर इसका कुछ करने लगूँ, या चेन रूल जैसा कुछ लगाऊँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। सिंपल चीज़ें काम करती है। आप इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। फिर आप दिमाग लगा सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर एक्स आता था कॉट एक्स के डिफ्रेंसिएशन में, पर नेगेटिव में आता था। तो आपका इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ें सोचनी है। एक छोटा सा रूल और है जो कि काम आ जाएगा। वो रूल ये है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर ये कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर कर दो, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ एक नंबर लिखा हुआ है और फिर इंटीग्रेशन पूछा हुआ है, तो आप इसके इंटीग्रेशन में इस 9 को बाहर छोड़ो, खाली एक्स स्क्वायर पे फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला आपको पता है कि ये x³ हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। फिर इस 3 को इससे काट के फाइनल आंसर पर आप पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप साइड हमेशा कर सकते हो। दीज आर द बेसिक रूल्स। अब इन रूल्स पे बेस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दे देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़े से क्वेश्चंस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटीग्रेशन को जो एरिया को ही फाइंड करने का काम करता है। एक काम करते हैं, चलते हैं ग्राफिकली समझते हैं सीधा इसको। तो पहले साइन टी और कॉस टी पे ही आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास साइन टी का ग्राफ है। जस्ट अ सेकंड, में इसकी इनिशियल कंडीशन सही कर देता हूँ, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारा साइन टी का ग्राफ हो गया, ओके। ये चीज़ हटाते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दूँ, जस्ट अ सेकंड। चलिए अब देखते हैं इसको। तो अब ये जो साइन टी का ग्राफ है, इसको ध्यान से देखो। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं इनिशियल पॉइंट जो है उसको मैं 0 0 पे रख देता हूँ, ठीक है। अब आप एक बार इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाली टर्म। इंटीग्रेशन जो है वो 0 से लेके एक लिमिट तक किया जाएगा x तक, जहाँ भी आपने वो लिमिट रखी होगी। कल हमने बात करी थी कि इंटीग्रेशन जब इनडेफिनेट होता है तो आप सिर्फ ये देखते हो कि किसके डिफरेंशिएशन से आपका ये फंक्शन आया है ना। तो बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कहते हैं कि साइन टी माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट से आना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। हम इसके आगे कोई और बात नहीं करते। पर कल हमने देखा था कि अगर आप इसका एक डेफिनेट इंटीग्रेशन करने चलो, जिसकी मैंने अभी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, पर अगर आप इसका एरिया निकालने चलते हो तो 0 से लेके कहीं तक का भी इसका एरिया ढूंढोगे तो वो वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाने वाली है ना। क्यों? क्योंकि वो एक पॉजिटिव एरिया होता है, जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो वो अब आप देखना शुरू करो कि अगर मैं खाली 0 से लेके पाए तक आता हूँ तो इसका एरिया एग्जैक्टली 1 के आसपास आ जाता है ना। ये आपका 1.03 वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, और ये आपका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप एरिया देख सकते हो, और आपका फंक्शन है अभी खाली साइन टी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे ये कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है 1। तो 1 माइनस कॉस टी बन जाता है ये फंक्शन, और इसका एरिया बिल्कुल 1 माइनस कॉस टी के फंक्शन के जैसा चलता रहता है। जब भी आप यहाँ से किसी भी
लिमिट तक इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हो। तो अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊँगा तो यहाँ एंड तक आते आते इसका एरिया हो जाएगा 2। तो ये इसकी 2 वाली हाइट तक पहुँचेगा यहाँ पर, ठीक है। यू कैन सी 1.98, थोड़ा और पीछे ये एग्जैक्ट 2 वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पे आपको एरिया 2 मिल गया, ये वाली हाइट एग्जैक्टली 2 पे आ गई, और यहाँ तक का आपका साइन थीटा का पूरा एरिया आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब साइन डिप कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, जिसका मतलब है कि अब एरिया कम हो जाएगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन के एरियाज़ को देखने के लिए थोड़ा जूम आउट कर लो, और अब अगर मैं यहाँ से आगे चलता हूँ तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होता जाएगा, एरिया कम होता जाएगा, और जब तक ये पूरा अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा तब तक जाके इसका एरिया वापस जीरो नहीं होगा। तो इसका एरिया फाइनली जीरो तब होगा जब साइन थीटा अपना एक पूरा सर्कल करके आ गया होगा। साइन 0, साइन 90, साइन 180, साइन 270 और साइन 360, इतने में इसका पूरा एरिया कंप्लीट हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के जीरो हुए हैं, तो आपका ये फंक्शन वापस जीरो पे पहुंचा है। इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू सिंपली 1 माइनस कॉस टी है। तो आप अगर इस वाले पॉइंट पे करीब यहाँ पे अगर इसका एरिया देखने की कोशिश करते हो तो आपको सिंपली लिखना है 1 माइनस कॉस पाई, और क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3.14 है ना, पाई आ रखा है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉस पाई खुद -1 होता है यहाँ पे, तो 1 माइनस ऑफ -1 विल बी 2, तो इसलिए ये वाली हाइट आपकी 2 आ गई। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आपको लिखना पड़ेगा, और नीचे 1 माइनस कॉस 2 पाई, और 1 माइनस कॉस 2 पाई इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1 माइनस 1, इसीलिए इसका पॉइंट 0 पे आ गया। तो बेसिकली इंटीग्रेशन एक एरिया का फंक्शन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम है एरिया निकालना। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है इस ग्राफ में, हम लोग इन सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करेंगे। टेक्निकली अगर आप बिल्कुल प्रिमिटिव मेथड पे चलते हैं, प्रिमिटिव मेथड मतलब जहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली इंटीग्रेशन आती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हम कुछ रेक्टेंगल्स लेते हैं, और ये एक एक रेक्टेंगल का हम लोग हाइट डिसाइड करते हैं किसी एक पॉइंट से फंक्शन के। तो फिर हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे इस छोटे से x के दौरान ये एक रेक्टेंगल बना लो, एक ऊपर वाले रेक्टेंगल्स बना दो, एक नीचे वाले रेक्टेंगल्स बना दो, और हम जानते हैं कि हमारा जो एक्चुअल एरिया अंडर कर्व आएगा वो इन बड़े रेक्टेंगल्स के एरिया अंडर कर्व को ऐड करके और इन छोटे रेक्टेंगल्स के एरिया अंडर कर्व को ऐड करके जो दो वैल्यूज आएंगी उनके बीच में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिया मेथड। पर धीरे धीरे हमने सिंपली इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करी कि आप जितने ज़्यादा रेक्टेंगल्स लोगे, जितने छोटे छोटे x के डिफरेंसेस पे आप वैल्यूज़ निकालोगे y फंक्शन की, और फिर उतने रेक्टेंगल्स को आप ऐड करते जाओगे, उतना आपका एरिया प्रिसाइज आता जाएगा। बट टू गो टू इन्फाइनाइट लेंथ तक जाना कि भाई एरिया इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप काउंट करो, उसका तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप इंटीग्रेशन फॉलो करो। तो इंटीग्रेशन सिंपली आपको वो फंक्शन ही बता देता है जो एरिया का फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि हमारा एरिया का फंक्शन फॉर अ क्वांटिटी लाइक x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3, तो हमको सीधा ये एरिया का फॉर्मूला मिल जाता है। और हम सिर्फ इससे ये पूछ लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर का एरिया, इसको मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कि x स्क्वायर फंक्शन का एरिया लेट्स से 0 से लेके 1 की लेंथ के बीच में कितना है। इनफैक्ट एग्जैक्टली यही जो मैंने आपको साइड में यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया था, ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ दिख रहा है आपको, और ये 0 से लेके 1 तक का इसका वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन एरिया हम अब सीधा फॉर्मूला से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दोगे, और ये जो दो चीज़ें होती हैं इनको लिमिट्स बोलते हैं। ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमको एरिया चाहिए, तो इसका तरीका ये हो जाता है कि आप यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 लिखते हो जो कि इसका इंटीग्रेशन है, पर इस एक्स क्यूब बाई 3 के अराउंड एक ब्लॉक लगा के आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पुट करोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिमिट की वैल्यू को इस एक्स की वैल्यू में पुट करोगे। तो आपको पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे 1 क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है जो कि 0 क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। इस वजह से इसका आंसर आएगा 1/3, और यही मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर आपके उस एरिया की वैल्यू आ जाती है जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया था, जो कि आप यहाँ पे अभी भी देख सकते हो। तो इस एरिया की वैल्यू अब आती है 1/3 यूनिट स्क्वायर। ऑलराइट, दिस इज़ हाउ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन वर्क्स। ये आपको एरिया निकाल के देता है। किस तरीके से, एक फंक्शन हम लोग निकालना जानते हैं, ये फंक्शन खुद वैल्यू लेता है एरिया की। तो इस फंक्शन में जब मैं 1 डालता हूँ तो मुझे ये वैल्यू बता देता है 1/3, जो कि इस पर्टिकुलर 0 से लेके 1 तक के एरिया की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इसके लिमिट्स चेंज कर देता, अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स 2 और 3 डाल देता, तो यही फंक्शन मेरे को इस बार कुछ ऐसे लिखना पड़ता एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 3 और 2, ठीक है। तो ये फंक्शन यहाँ पे 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 का फॉर्म लेता, और इसकी फाइनल वैल्यू मुझे देती एरिया जो कि बाउंड है 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे आ जाता 27 माइनस 8 अपॉन 3 जो कि हो गया 19/3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आपको
एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 के बीच का एरिया निकला यहाँ पर, ठीक है, ये वाला एरिया, और इसकी वैल्यू हमको मिल गई 19/3। इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन काम करता है। डेफिनेट, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के रूल्स इतने से ही हैं, अब इसको खाली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं आपकी प्रैक्टिस जैसे कराऊँ, हम लोग साइन थीटा के एरिया की बात कर रहे थे अभी, तो साइन थीटा के एरिया की अगर मैं प्रैक्टिस कराऊँ तो आप देखो कि साइन एक्स का एरिया फ्रॉम 0 टू π/2 1 आ जाता है ना। कैसे आ जाता है, आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आप बोलते हो कि यहाँ पे माइनस का cos x आएगा, और माइनस cos x में ये दो लिमिट्स लिखनी पड़ेंगी, π/2 और 0, जिसका मतलब है कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस का, अभी माइनस साइन हम एक बार के लिए बाहर रख देते हैं, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपके पास cos x, पर x की जगह पहली बार आप π/2 डालोगे, और माइनस का cos 0, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस यहीं रहेगा, cos π/2 इज़ 0 और cos 0 इज़ 1, माइनस ऑफ -1 इज़ +1, तो ये एरिया आपका पॉजिटिव आ गया। दिस इज़ हाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन वर्क्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे 0 से पाई तक का एरिया पूछ लेता, अगर मैं यहाँ पे पाई लिख देता तो क्या हो जाता, तो यहाँ पे आपका खाली पाई होता, ठीक है, और फिर cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये दोनों अंदर -2 बनाते हैं और फिर फाइनल एरिया आपका +2 आता। दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग। यही अगर cos x के साथ किया जाए तो हम जानते हैं कि cos x का ग्राफ थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि cos x का ग्राफ ऑलरेडी 0 टच कर लेता है 90 पे, और फिर 180 तक जाते जाते वो -1 भी टच कर रहा होता है, तो 180 तक का एरिया cos x का 0 हो जाना चाहिए, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin x, और sin x में एक बार sin पाई डालोगे और दूसरी बार sin 0 डालोगे तो दोनों वैल्यू 0 ही होती हैं, तो आपका फाइनल एरिया भी 0 ही आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके एरियाज निकल के आ जाते हैं। आपको अगर और छोटे वैल्यूज सब तक भी एरिया लेके जाना है, अगर आप जानना चाहते हो कि खाली π/6 तक क्या एरिया आता है cos x के ग्राफ का, तो आप π/6 की लिमिट रख लो और यहाँ पे आप लिख दो π/6, तो आपका जो फाइनल एरिया निकल के आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा sin π/6 की वैल्यू, जो कि साइन ऑफ 30 1/2, तो आपका 1/2 एरिया आ जाता है, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको एरियाज मिल जाते हैं। अब मैंने cos t बना दिया हमारा फंक्शन, तो अब हमारा ये जो फंक्शन है ये हो गया है cos t, यहाँ ऊपर इसको लिख देता हूँ, और cos t dt का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस साइन, नहीं प्लस साइन। क्यों? क्योंकि प्लस साइन के डिफरेंशिएशन से cos आता है, तो आपको यहाँ पे खाली साइन t लिखना है प्लस सम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको देखनी पड़ेगी अभी, है ना। तो एक बार आप फंक्शन में इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखना, अभी मैं यहाँ पे 0 0 पे हूँ और हमारा येलो वाला जो ग्राफ है ये cos का ग्राफ है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है, और cos पाई तक जाते जाते बिल्कुल -1 तक चला जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको प्रॉपरली चेक करोगे और धीरे धीरे मैं इसका एरिया बढ़ाना शुरू करूँ तो आप देखोगे कि cos का एरिया, इसके बाद ये एरिया तो अभी बढ़ता जाएगा इस पॉइंट तक जहाँ तक cos 0 पे नहीं जाता, तो अभी तक तो एरिया बढ़ा और एरिया 1 तक पहुँच गया। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये नीचे जाना शुरू करेगा, तो नेगेटिव जा रहा है तो अब एरिया को भी नेगेटिव जाना पड़ेगा, तो यहाँ तक आते आते पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ ने मिला के अपना एरिया वापस 0 कर लिया। और इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो -1 तक जाएगा ये एरिया, तो अब अगर मैं इसका ये आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे आके ये एरिया -1 भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाला एरिया है ये वाला, इसका पूरा एरिया हो गया 2, जबकि इस हाफ का एरिया खाली 1 है, तो यहाँ पे 1 - 2 ये वैल्यू -1 तक आ जाएगी। और फिर जब हम वापस cos का एक साइकिल कंप्लीट करेंगे यहाँ तक आते आते करीब 6.28 तक, तो आपका ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा cos का, यहाँ पे भी +1 यहाँ पे भी +1 और ये दोनों -2 मिला के ये टोटल एरिया 0 कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये एरिया का ग्राफ बन रहा है या इंटीग्रेशन का ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ किसका है बता सकते हो? तो ये सिंपली साइन टी का ग्राफ है, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू जो हो जाती है वो 0 ही हो जाती है, तो आपका सिंपली ये साइन टी का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हुए चलते हैं और अब अपन बाकी सारी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन को भी चेक कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कुछ सिंपल टर्म्स दूँ, अगर मैं तुमसे सिर्फ एक्स का इंटीग्रेशन पूछूँ, तो एक्स का इंटीग्रेशन सबसे पहले आप ऐसे सोचो क्या बनेगा, तो हम जानते हैं कि पावर बढ़ जाएगी, एक्स स्क्वायर तक आ जाना चाहिए, पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करते थे तो 2x आता था, तो हम लोग यहाँ पे बाय 2 करेंगे दोनों जगह, तब जाके हमको x मिलने वाला है। तो आपका x का इंटीग्रेशन जो बनना चाहिए वो x² 2 बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं आपको फंक्शन दिखाऊँ यहाँ पे x का, तो ये आपका y = x का लाइन हो गया येलो कलर में, ठीक है, ये वाली लाइन। अरे ये पेन मैच नहीं हो रहा, ये y = x वाली लाइन होगी, और इस y = x वाली लाइन का इनिशियली आपका एरिया, इसको जूम करके देखो, इनिशियली एरिया उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे ये एरिया बढ़ना शुरू होता है। तो इनिशियली फॉर सम टाइम y = x वाली लाइन ऊपर चल रही है और उसका एरिया नीचे चल रहा है ना। मैं यहाँ तक स्लाइडर ले आता हूँ,
तो अब आप यहाँ पे आके देखो बिल्कुल फॉर अ वेरी इनिशियल स्टेज आपका ये जो ट्राइंगल का एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया y इज इक्वल टू एक्स से भी छोटा है ना। और आप बिल्कुल ये चीज़ जानते भी हो क्योंकि हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई टू। तो फॉर एनीथिंग दैट इज स्मॉलर देन वन, जब एक्स की वैल्यू आप वन भी रखोगे तो यहाँ पे आपको वन बाई टू ही मिलेगा उसका एरिया, है ना। तो ये एरिया फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वजह से आपको दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू जब तक टू नहीं हो जाती, एक्स की वैल्यू जब टू होगी तो क्या होगा, y इज इक्वल टू टू तो आ जाएगा, यहाँ पे आपका मिल जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू टू। तो जब x की वैल्यू टू होगी तब ये एग्जैक्टली दोनों सेम पॉइंट पे होंगे जो कि आपका ये वाला पॉइंट हो गया। तो x की वैल्यू टू पे आपका दोनों फंक्शंस मैच हो रहे हैं, एरिया फंक्शन की वैल्यू और y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू दोनों टू हो गई। अब मैं इससे जूम आउट करता हूँ क्योंकि अब हम जानते हैं कि इसके बाद तो एरिया बढ़ना ही है। तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन सीधी चलती रह जाती है जबकि एरिया वाला जो ग्राफ है वो ऊपर चला जाता है। तो इसको हटाते हैं और अब आप इसको ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे आपका एरिया ब्लू वाले पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है और ये एरिया की वैल्यू लिखी है यहाँ पर इस वाले पे, और आपका जो येलो है ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, है ना। तो इस तरीके से आपके ग्राफ्स ऊपर पढ़ते चले जाएंगे और y का इस फंक्शन का एक्चुअली इवेंचुअली जो फंक्शन बनेगा वो एक्स स्क्वायर बाई टू ही बनेगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं एक चेंज कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स की जगह कुछ छोटा कर देता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस एट, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एट लिया है मैंने इस बार। इसकी वजह से क्या हो गया कि जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू माइनस एट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये माइनस एट पे जा रहा है y का वैल्यू इनिशियली, ठीक है। और ऑब्वियस है कि जब x की वैल्यू एट होगी तब y की वैल्यू जीरो होगी, तो ये यहाँ पे ये लाइन क्रॉस कर रही है x इज इक्वल टू एट पे। अब इसके एरिया का क्या होगा, तो अगर आप स्लाइडर को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एरिया नेगेटिव है, ये नेगेटिव रीजन में जा रहा है एरिया, इसलिए हमारा ग्राफ यहाँ जीरो से शुरू होकर नीचे की तरफ गया, ठीक है। एक पॉइंट पे जाके इस ग्राफ का एक मिनिमा बन रहा है और फिर वो पॉइंट आगे बढ़ रहा है, इससे आगे गए एक पॉइंट तक इसका एरिया नेगेटिव में ही बढ़ा। कब तक, जब तक ये ग्राफ खुद अपना, जब तक y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन जीरो को टच नहीं कर जाती है ना, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स माइनस एट वाली लाइन जीरो को टच नहीं कर जाती, तो एट्थ पॉइंट तक ये ग्राफ नेगेटिव में बढ़ेगा, तो ये वाला ग्राफ भी नेगेटिव में बढ़ेगा। और जब एट वाला पॉइंट तो टच हो जाएगा, x इज इक्वल टू एट पे जब अपन पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये एट वाली लिमिट यहाँ नजर आ रही है, एक्स इज इक्वल टू एट की लिमिट कर दी, इसका एरिया -32 हो गया है अभी इस ट्राइंगल का एरिया। और अब एट के आगे क्या होगा, पॉजिटिव एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये वापस जीरो से जीरो की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अब बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से एक्स इज इक्वल टू 16 तक, जब तक ये डबल वापस सेम ट्राइंगल नहीं बन जाता तब तक ये एरिया नेगेटिव रहेगा, है ना। एक्स इज इक्वल टू 16 पे ये बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए, तो ये एक्स इज इक्वल टू 16 पे हम जीरो पे आ गए, है ना। कहाँ गया 16, 15.6, 15.7, ये आ गया 16। तो 16 पे ये बिल्कुल छोटा सा 0.04 दिखा रहा है क्योंकि मैंने एग्जैक्टली 16 का मार्क नहीं लगाया होगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये एरिया पॉजिटिव में बढ़ना शुरू होगा, तो फिर ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव में इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ओके, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। नेगेटिव में भी जा सकते थे, उसमें लिमिट्स नेगेटिव लगती हैं, तो वो आपको मैं अभी बता देता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन करा के कि लिमिट्स नेगेटिव होती हैं तो आपका एरिया पॉजिटिव कैसे हो जाता है, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये वाला पॉइंट समझ लो कि एरिया नेगेटिव होगा तो ग्राफ को भी नेगेटिव जाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो, ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा और भी देखना चाहते हो तो हम लोग एक आध एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का आप एरिया फंक्शन देखो कैसा होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, येलो कलर का ग्राफ है, यहाँ पे मैं इसको जीरो से इसका एरिया शुरू करूँगा गिनना, ताकि आप खाली पॉजिटिव वाली साइड को ही समझ लो पहले। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर येलो वाला ग्राफ है और ब्लू वाला ग्राफ उसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपको एरिया की वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको इस एरिया का पॉइंट नज़र आ रहा है। तो जब ये 2 पे है तो इसका एरिया 2.66 है, जबकि हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर खुद 2 पे 4 होता है, तो इसलिए ये तो 4 पे है पर इसका एरिया अभी कम ही है, तो वो 2.66 पे पहुंचा हुआ है ना। कौन से पॉइंट पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, जहाँ पे इसका एरिया एक्स स्क्वायर के बराबर खुद होगा। तो आप इसको ऐसे सोचो कि पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, फॉर्मूला आपको कल बताया ही था, सबको पता ही होगा, प्लस कांस्टेंट, पर हम जानते हैं कि क्योंकि ये भी जीरो है तो ये भी जीरो है, तो एरिया में ये कांस्टेंट की टर्म अभी नहीं आने वाली, ठीक है। अब आप सोचो एट व्हाट पॉइंट आर दे बोथ इक्वल, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 के इक्वल कब होगा, ऑब्वियसली सॉरी यहाँ से 2 पावर्स कटिंग और यहाँ से 1 पावर बच गई, तो x इज इक्वल टू 3 पे ये लोग सेम हो जाएंगे, है ना भाई। तो x इज इक्वल टू 3 पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से मैच कर जाने चाहिए। थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ और अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट आने वाला है x इज इक्वल टू 3 वाला, ये आ गया,
x इज इक्वल टू 3.07 2.93, ये 3.07 वाला पॉइंट आपको दिख रहा है जिस पे ये ग्राफ्स दोनों करीब करीब सेम हो गए हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 9 है और एरिया की वैल्यू भी 9 के आसपास ही है, बिल्कुल 3.0 तक नहीं जा पाऊंगा मैं क्योंकि मेरे को इसको काफ़ी जूम करना पड़ेगा। ठीक है, आप पॉइंट समझ ही गए होगे ना? नहीं नहीं जा पा रहा है ये 0 तक। चलो, तो 3.07 पे थोड़ा सा ये अब एक्स क्यूब वाला जो फंक्शन है वो ऊपर जाना शुरू करता है और फिर उसके बाद तो ऑब्वियस है कि एक्स क्यूब वाला फंक्शन ऊपर ही जाता जाएगा। एक बार इन दोनों फंक्शंस को ध्यान से देख लो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन है वो पैराबोला है, जबकि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो फंक्शन है वो नीचे से आता हुआ चलता है और फिर ऊपर जाता है ना। इस फंक्शन को हमने एनालाइज भी किया था जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे कि इस फंक्शन का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ये ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। और इस पॉइंट पे और क्या खास बात होती है, इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो होगी ही, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बन जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना मैक्सिमा ना मिनिमा, फिर भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टैंजेंट ज़ीरो होती है, टैंजेंट की स्लोप ज़ीरो होता है। चलो, तो अब ये भी ग्राफ देख लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, उसकी पावर हो जाएगी और ये एक्स क्यूब बाई 3 इसका एरिया फंक्शन बन जाएगा या इंटीग्रेंट बन जाएगा। अगर मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर सरका देता या नीचे सरका दिया जैसे इस बार मैंने, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 वाला फंक्शन है इसमें इनिशियली क्या होगा, तो जूम करके देखो, इनिशियली इसका एरिया नेगेटिव में जाएगा जब जीरो से आप आगे बढ़ना शुरू करते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो खुद नेगेटिव की तरफ गया हुआ है। बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, जो पैराबोला होता है, उसको 5 यूनिट्स नीचे सरका दिया हमने, तो इनिशियली इसका एरिया नेगेटिव आता है, इसलिए आपका इनिशियली ये ग्राफ भी नेगेटिव एरिया की तरफ जा रहा है और फिर ये एक पॉइंट के बाद वापस पॉजिटिव आना शुरू होगा और फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका भी इंटीग्रेशन करें तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 5 डी एक्स इस तरीके से लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x प्लस एनी कॉन्स्टेंट। अगेन आप यहाँ पे वैल्यू निकाल के देखोगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू इनिशियली जब जब एक्स की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू -5 होती है और इसका एरिया 0 ही होता है ना, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट की वैल्यू 0 ही आ जाती है और एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x का आपका ग्राफ बन जाता है। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थोड़े से इसमें जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें आप जो लिमिट्स है उसके साथ कुछ कुछ गेम्स खेल सकते हो। जैसे आप ये कर सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1, या लेट्स से मैं इसको ऐसे लिख दूँ -1 टू +1। ठीक है, या इसको हम और इंटरेस्टिंग कर देते हैं, इसको मैं -π टू +π का एरिया ले लेता हूँ फॉर लेट्स से cos x dx। ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि ये -π से 0 तक का एक फंक्शन ले लो और फिर 0 से लेके +π तक का दूसरा फंक्शन ले लो। ठीक है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इवेंचुअली आपका यहाँ का लोअर लिमिट फर्स्ट लोअर लिमिट और ये जो है वो लास्ट लोअर लिमिट हो, बीच में आप कोई भी इनकी वैल्यू ले लोगे तो आप इसको दो पार्ट्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देखो जैसे आपको मल्टीपल आइटम्स हैं तो आप सब्ट्रैक्शन एडिशन में सेपरेट कर सकते हो इनको। तो मैं सीधा इनका इंटीग्रेंड लिखूंगा, ये हो जाएगा x की पावर 4/4, यहाँ पे 4 साइड में आ जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस 5 साइड में आ जाएगा, x की पावर 2/2 माइनस 10 साइड में आ जाएगा, तो खाली x बचेगा। अब यहाँ पे प्लस कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप यहाँ भी एक प्लस कांस्टेंट लिखते हो और फिर आप एक बार अपर लिमिट लगाते हो और फिर एक बार लोअर लिमिट लगाते हो और फिर बीच में माइनस साइन आएगा तो वो कांस्टेंट कट ही जाएंगे दोनों तरफ के, तो ये कांस्टेंट हटा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्योंकि इसमें डेफिनेट आंसर आएगा, कोई कांस्टेंट का चक्कर नहीं फंसता। अब इसमें 3 डालना है और 2 डालना है, तो लेट्स गो। सबसे पहले यहाँ 3 डालेंगे, 81/4 आएगा। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है तो मैं 2 की वैल्यू भी अभी डाल के इसको साथ में लिख देता हूँ। तो जब मैं इसमें 2 डालूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 4, दैट इज़ व्हाट 16। तो 81 माइनस 16/4। ठीक है, ये एक टर्म बन गई। अगली टर्म पे आ गए तो 4/3 साइड में कर दिया। जब आप एक्स क्यूब में 3 डालोगे तो 27 बनेगा और 2 डालोगे तो 8 बनेगा। सिमिलरली 5/2 साइड कर दिया, एक्स स्क्वायर में 3 डालोगे तो 9 बनेगा और 2 डालोगे तो 4 बनेगा और फाइनली 10 के साथ 3 - 2 लिख दिया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिख के आंसर के साथ लिख के रख दिए। आप बस यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय कर लीजिए ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको ये डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मैंने आंसर्स जानबूझ के नहीं लिखे हैं सो दैट यू कैन कन्फर्म इट विद समवन, या उसको सॉल्व करके खुद ही कॉन्फिडेंस लेके आओ कि हाँ हमको आता है। ऑलराइट, आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन को कैसे यूज़ किया जाता है
मोशन के क्वेश्चंस में। ऑलराइट, सी यू बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।